होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र चार्जेस क्या हैं? दोस्तों, कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के ऊपर लगते हैं और साथ ही साथ कुछ उसमें एक ऐसे हिडन चार्जेस भी हैं जो आपको शायद इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। आपको सडन वो बताया जाता है कि ये चार्जेस आपको पे करने हैं, पर आप उस समय ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको पे करने हैं या नहीं करने। अगर आप नहीं करते तो आपका होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होता। दोस्तों, वो क्या चार्जेस हैं, इस वीडियो के अंत में मैं उस बारे में आपको जानकारी शेयर करूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक्चुअल मालूम पड़ पाएगा कि इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र किसी दूसरे बैंक में अप्लाई करते हैं तो उस दौरान आपको एक IMD चार्जेस पे करने होते हैं। वो एक चेक होता है, या आप DD या कैश या आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। वो 2000 से लेके 5000 के बीच में होता है कि वो आपकी फ़ाइल को लॉगिन करने के पर्पज़ से लेते हैं, जिसमें वो लीगल और वैल्यूएशन को चेक करवाते हैं। ये बेसिक चार्जेस हैं, ये तो लगते ही लगते हैं। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जब आप बैलेंस ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने होम लोन का किसी दूसरे बैंक के अंदर, तो उसमें प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। प्रोसेसिंग फ़ीस का मतलब ये होता है कि आपका जो भी लोन अमाउंट है उसके ऊपर कुछ एक प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाएगी। बैंकों की बात की जाए तो वो कुछ केसेस के अंदर 0.50 पैसा हो सकती है टोटल लोन अमाउंट का, और जब NBFC कंपनी की बात की जाए तो वो 1% से लेकर 1.5% के आसपास प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करते हैं आपसे, जो भी आपका टोटल लोन अमाउंट होगा। उदाहरण के रूप में अगर आपका जो होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र आप करवा रहे हैं वो 20 लाख का है, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, तो वो 1% से लेकर 1.5%, यानी कि आप 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाएगी, और उसमें जो GST है वो अलग से चार्ज किया जाता है। ये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। जो जब भी आप कभी बैलेंस ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो इन बातों को बिल्कुल आप अवेयर रखें। फिर भी अगर आप इस रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उसके अंदर दोस्तों, आपके होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र जब करवाते हैं तो आपको इंश्योरेंस भी दिया जाता है। इंश्योरेंस, देखिए, आपने पास्ट में किसी बैंक से या NBFC कंपनी से होम लोन लिया, उन लोगों ने भी आपका इंश्योरेंस किया होगा, तो उस इंश्योरेंस का क्या होगा, उस टॉपिक पे भाई अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें, उस बारे में भी आपको रिप्लाई करूंगा। तीसरा चार्जेस है वो होता है इंश्योरेंस का, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, यानी कि जो भी आपका होम लोन है उसके ऊपर जो है वो आपके होम लोन को सिक्योर्ड करने के लिए आपका एक इंश्योरेंस कर देते हैं, और वो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो आपके लोन में से ही ऐड करते हैं और वहीं से डिडक्ट करते हैं। पर कुल मिला के जो इंटरेस्ट का पार्ट है, जो बोझ है, वो आपके ऊपर ही पड़ता है। तो कुल मिला के ये तीसरा चार्जेस जो होता है वो इंश्योरेंस का है। ये भी ऑलमोस्ट मैंडेट है या नहीं है, इस बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उस बारे में वीडियो बना रखी है। एक बार आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और जो फोर्थ चार्जेस हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फोर्थ चार्जेस होते हैं उसको बोलते हैं प्री EMI चार्जेस। प्री EMI चार्जेस क्या होते हैं, थोड़ा सा दोस्तों इसको डिटेल में आप समझिएगा। आपका जो होम लोन है वो 30 तारीख को डिसबर्स हुआ, एक महीना है उसके अंदर 30 तारीख को डिसबर्स हुआ, और उसी बैंक की जो EMI है वो लगती है 10 तारीख को, उदाहरण के रूप में मान के चलते हैं 10 तारीख को लगती है। तो अगर 30 नवंबर को अगर आपका होम लोन डिसबर्स हुआ और आपकी जो EMI लगनी है वो 1 महीने के गैप के बाद लगनी होती है, यानी कि दिसंबर का महीना गैप करते हैं और जनवरी में 10 तारीख को लगेगी, अगर 10 तारीख को इनकी EMI लगती है, तो आपको 1 महीना गैप के रूप में बैंक ने पहले ही दिया। 30 तारीख को, आप 30 नवंबर में आपका होम लोन डिसबर्स हुआ और 10 जनवरी को आपकी EMI लगनी है। पर क्योंकि EMI 10 जनवरी को लगनी है और आपको होम लोन डिसबर्स किया 30 तारीख को, तो 30 तारीख और 10 तारीख के बीच में 10 दिनों का गैप है। क्योंकि आप सोचिए, दिसंबर का महीना तो बैंक ने ही आपको गैप में दिया कि आपने कुछ पे नहीं करना, लेकिन आपको जब 10 जनवरी को पे करना है, क्योंकि आप जो 30 तारीख का और 10 तारीख के बीच का जो गैप है वो 10 दिनों का है, तो उन 10 दिनों के बीच में जो भी आपने लोन का पैसा उनका इस्तेमाल किया उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। इसको प्री EMI चार्जेस बोलते हैं, यानी कि EMI से पहले लगने वाले चार्जेस। तो यानी कि 10 दिनों के जो ब्याज है, ये 10 दिन भी हो सकता है, किसी का 5 दिन भी हो सकता है, किसी का 2 दिन भी हो सकता है 30 तारीख को आपका होम लोन डिसबर्स हुआ हो और 2 तारीख को किस्त लगनी हो, 2 जनवरी को, तो 2 दिनों का सिर्फ वो ब्याज आपसे चार्ज करेंगे। इसको होम लोन प्री EMI बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो नॉर्मली कॉमनली लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आपको होम लोन के अंदर जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है बैलेंस ट्रांसफ़र के केस के अंदर, वो थोड़ा सा आप क्रूशल या चेंजेस कर दिए हैं ऑलमोस्ट NBFC कंपनी ने। मैं मान लीजिए उदाहरण के रूप में किसी बैलेंस ट्रांसफ़र करवाने अपने होम लोन को दूसरे बैंक में जाता हूँ, तो दूसरे बैंक के वहाँ पर मेरा होम लोन जो है वो अप्रूवल आ जाता है, तो वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो मेरे से एडवांस में लेते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप जो भी हो प्रोसेसिंग फीस होगी 1%, 1.5% या 0.50 पैसा जो भी होगी वो मेरे से ही ली जाएगी, पहले ली जाएगी। वो मैं उनको कैश में ऑनलाइन जैसे भी पे करना चाहूँ या चेक के थ्रू करना चाहूँ वो करनी पड़ेगी। और ये वाला जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो जो एक्चुअल में प्रोसेसिंग फ़ीस मेरे होम लोन के ऊपर लगनी है उसमें से वो माइनस करके एडजस्ट कर देंगे। उदाहरण के रूप में वहाँ पर मान लीजिए 20,000 रुपये लगने हैं प्रोसेसिंग फ़ीस के, तो वो मुझसे 20,000 रुपये ले लेंगे पहले और वो उस प्रोसेसिंग फ़ीस में एडजस्ट करेंगे। यानी मुझे लोन का जो पैसा है वो बिना कटे मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले प्रोसेसिंग फ़ीस दे दी है। अब ऐसा बैंक इसलिए करता है कि मान लीजिए बैलेंस ट्रांसफ़र का केस है, अगर आज की डेट में मैंने होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करवा लिया, अप्रूवल ले लिया और अप्रूवल के 2 दिन बाद मेरा मूड बदल गया कि मुझे बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करवाना, मैं उसी बैंक के अंदर संतुष्ट हूँ किसी भी वजह से, चाहे वो फोरक्लोजर नहीं दे रहे या मेरी कोई अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहता, तो उस परिस्थिति के अंदर बैंक ने तो आपका जो लोन है वो डिसबर्स कर दिया। बैंक के खाते में तो सारी चीज़ें बन चुकी हैं, उनकी तो मेहनत लग चुकी है, चेक अमाउंट वगैरह सब कुछ निकल जाता है। तो उस दौरान अगर मैं स्किप करता हूं तो बैंक का नुकसान होता है। इसलिए एज ए सिक्योरिटी पर्पस बैंक जो पहले ही प्रोसेसिंग फीस क्लाइंट से लेती है कि कल को अगर क्लाइंट वापसी नहीं आता, बैलेंस ट्रांसफ़र का अप्रूवल होने के बाद अपने पुराने बैंक में ही चला जाता है, तो जो 20,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में मैंने जमा किए हैं वो लैप्स हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कुछ एक क्रूशियल पॉइंट था जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था। फिर भी अगर इस रिलेटेड कुछ अगर आपको जानना चाहते हैं तो या आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके अधिक से अधिक मैं और जल्दी से जल्दी जानकारी देने के लिए कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।